निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष की लंबार्धक रेखा, वैद्युत अक्ष की लंबार्धक रेखा निरक्षीय स्थिति को व्यक्त करती है। यह जो लंबार्धक रेखा है निरक्षीय स्थिति को व्यक्त करती है। माना कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से, ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव के केंद्र O से, यह जो है केंद्र O है, द्विध्रुव, हमारा द्विध्रुव AB है और इस द्विध्रुव AB के केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें ज्ञात करनी है। P बिंदु की दूरी दोनों आवेशों में समान होगी और P बिंदु की दूरी दोनों आवेशों के लिए समान होगी, चाहे वो हमारा प्लस Q आवेश के कारण हो या माइनस Q आवेश के कारण हो। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ 90 डिग्री बनेगा, 90 अंश, और 90 अंश बनने की वजह से यह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा और यह जब दूरी निकालेंगे तो यह दूरी आपका R है और यह दूरी, तो यानी लंब आपका R है और आधार यल है, तो इसका भी दूरी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी भी दूरी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, AP बराबर BP, A से P की दूरी होगी उतनी ही जितना B से P की दूरी होगी। तो E बराबर हम लोग जानते हैं E1 प्लस E2, तो E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AP बराबर BP यानी अंडर रूट में R स्क्वायर, तो बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर, चूंकि R स्क्वायर था तो R स्क्वायर, लेकिन अब आपकी दूरी कितनी है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, यह आपका E1 हो गया प्लस Q आवेश के कारण। अब ये देखिए अंडर रूट स्क्वायर की वजह से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट आपका हट गया स्क्वायर होने की वजह से, ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण। ऐसे ही अब हम माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी E2। तो यहां E बराबर, आप यहां ध्यान दीजिएगा, E बराबर अंडर रूट में E1 प्लस E2 प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 और cos 2 थीटा। E1 और E2 आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों की दूरियां क्या है, आपस में समान है, दोनों की दूरी समान है, तो समान होने की वजह से E1 E2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए E1 और E2 दोनों E2 को भी हमने क्या कर लिया, E1 कर लिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, E1 और E2, तो ये E1 E2 भी बदल गया, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर तो 2E1 स्क्वायर और 2E1 स्क्वायर, यहाँ E2 E1 रख दिया। और ध्यान दीजिएगा हमने E2 के जगह भी E1 रख दिया, तो E1 और E1 मिलकर के 2E1 स्क्वायर, और इस E2 के जगह भी हमने क्या रख दिया, E1 रख दिया, तो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर, तो आपका हो गया 2E1 स्क्वायर कॉमन, 2E1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया और 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा आप डायरेक्ट यहां लेकर के चला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा किनारे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस स्टेप के बाद यहाँ E1 स्क्वायर आपका बाहर हो गया, तो E1 स्क्वायर में से E2 स्क्वायर, E1 का स्क्वायर में से E1 बाहर हो गया और अंडर रूट में आपका बचेगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 में से एक 2 बाहर होगा, 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा में से एक cos बाहर हो जाएगा, तो 2E1 cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 2E1
cos थीटा। E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू आपने यहाँ लिख रखा है, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका cos थीटा है। तो cos थीटा अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो इस थीटा के हिसाब से अगर आप cos लेने जाएंगे तो cos थीटा बराबर आपका क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, और आधार आपका कितना है? आधार इसमें कितना है? किसी भी कोण के लिए इस इधर से ही आप ले सकते हैं, तो आधार आपका यल है और कोण कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ये आपका cos थीटा निकल गया। तो cos थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? यहां ध्यान दीजिए, cos थीटा की जगह हमने रख दिया अंडर रूट में, यहां ध्यान दीजिएगा, यल अपान cos थीटा की जगह हमने पुट कर दिया है यल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L, ध्यान दीजिएगा यहाँ Q और इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या लिखते हैं? Q इंटू 2L क्या होता है आपका? P होता है। तो हमने Q इंटू 2L की जगह क्या लिख दिया? P, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आपका था ही, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आपका था ही, और उसके साथ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और अंडर रूट को हम कहते हैं 1/2। तो 1 और 1/2 जब आप ऐड करते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 3/2। तो यहां हमने लिख दिया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह 3/2, यानी ये और ये आपका दोनों मिल करके क्या हो गए हैं? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 3/2, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम जानते हैं चूंकि आर बहुत बड़ा होता है किससे? यल से, तो आर का स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा किससे? यल स्क्वायर से। तो यहाँ यल स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, यानी यल स्क्वायर को हम अगर छोड़ देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर में से यल को छोड़ दिया, तो क्या बचा? आर स्क्वायर का 3/2, और 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर पर कितना बच गया? 3। तो यहां देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R क्यूब बचता है। अगर द्विध्रुव को हवा में रखा जाता है तो K का मान 1 हो जाता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब होता है ये फार्मूला, और यही हमें चाहिए था कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ R दूरी है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका व्यंजक प्राप्त करना था, ये आपके निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया। तो ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ आपको समझाया है, ये हमने लिखने के पर्पज से समझाया है, ये आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ये आप सिंपली कहीं रफिंग टाइम के लिए है। तो एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण, हम बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे जो कि कहां काम कर रहा है? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर काम कर रहा है। जैसे देखिए यह एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिस पर थीटा डिग्री के विक्षेप की स्थिति में एक वैद्युत द्विध्रुव पर एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले बल को दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर आपको ए और बी पर दो आवेश आपको दिख रहे होंगे। एक आवेश आपका ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश पर बल इधर की तरफ और धनात्मक आवेश पर बल इधर की तरफ लग रहा है, और इनके बीच की जो दूरी है 2l है, और थीटा कोण पर इन पर विक्षेप है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल यानी बल QE का परिमाण में समान एवं दिशा में क्या है? विपरीत है। देखिए परिमाण में ये समान है, यानी ये भी Q है ये भी Q है, दोनों के दोनों ये Q ही है, ये दोनों Q ही है। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, बस धनात्मक ऋणात्मक है, लेकिन और दिशा में ये विपरीत होंगे धनात्मक ऋणात्मक होने के कारण। तो ये ऋणात्मक दिशा की इस दिशा की तरफ बल लगा रहा होगा और ये इस दिशा की तरफ बल लगा रही है। अब परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है तथा उनकी क्रिया रेखा भिन्न है, और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न है, अतः वे बल युग्म लगाते हैं। इसीलिए ये बल युग्म लगाते हैं। बल का सेंस बल से है और युग्म का सेंस जोड़े से है। दो युग्म माने दो बल लग रहे हैं, जोड़े में बल लग रहे हैं।
ए और बी दोनों पॉइंट पर। तो इस बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे बलों के बीच की दूरी। तो बल हमारा QE है और बलों के बीच की दूरी कितनी है, तो बलों के बीच की दूरी है BC, क्योंकि यह लंबवत दूरी ली जाएगी, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी BC। तो BC बराबर आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब आपका इस क्षेत्र के लिए BC है और कोण जो है आपका AB है, तो BC बटा AB। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। और AB जो है दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, इसलिए AB की जगह क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, यानी BC इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। जैसा कि हम जानते हैं टाउ बराबर QE गुणे BC, तो टाउ बराबर QE गुणे BC, तो QE के जगह QE है और BC के जगह आपका क्या है AB साइन, BC के जगह 2l साइन थीटा है, तो यहाँ BC की जगह हमने क्या लिख दिया 2l साइन थीटा। अब Q और 2l को आप दोनों को एक पास लाइए, और Q इंटू 2l को इसलिए हम एक पास लाते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है। तो इसलिए Q इंटू 2l को एक पास लाएंगे तो Q इंटू 2l यह दोनों मिलकर के क्या आपका बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बना देंगे। ये एक्चुअल में आप कैपिटल P नहीं स्मॉल p से ही दर्शाते हैं, ये स्मॉल p की तरफ ही है, छोटा ऐसे करके ये स्मॉल p ही डिनोट करता है, कैपिटल P की तरफ आप इसे मत डिनोट कीजिएगा, ये स्मॉल p साइन थीटा। और जहां P बराबर Q गुणे 2l है यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अतः इस सूत्र की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा निम्न प्रकार भी हम कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर E का मान 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन पर कूलम्ब हो और साइन थीटा का मान 1 हो जाए, यानी थीटा का मान अगर 90 होगा तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ ही P हो जाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला यह बलयुग्म का जो आघूर्ण है, बलयुग्म का आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है। अतः हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है, जो द्विध्रुव पर तब कार्य करता है जब वह इकाई तीव्रता के समरूप, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई मतलब एक इकाई तीव्रता के समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ कहां पर रखा होता है, लंबवत रखा होता है, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बलयुग्म आघूर्ण से भी परिभाषित कर सकते हैं। के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव P से B तक का एक हमारा टर्म दिया हुआ है। यहाँ A से B, यहाँ A से B आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव आपका A से B दिया हुआ है, जहां पर आपका यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ माइनस Q चार्ज है और इनके बीच की दूरी 2l है, और उसे P बिंदु पर हमारा वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि अगर हमने मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से, ये O है, इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी को अगर हमने r मान दिया तो प्लस Q के लिए यह दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस l, और माइनस Q से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस l। तो चलिए अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में क्या मानाएगा। माना वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। हमने मान लिया कि जिस भी माध्यम में है उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, k है। अगर वायु में रखा गया होगा तो k का मान आपका 1 आ जाएगा। अगर हम ध्यान देंगे तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर हमें विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें इसी बिंदु पर बताना है कि बताइए विभव कितना होगा। द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई जो है 2l है, हम जानते हैं कि द्विध्रुव के लिए हमारी प्रभावी लंबाई 2l मानी जाती है, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपन आपका R होता है और यहाँ आपकी दूरी चूंकि R माइनस L है
प्लस क्यू के लिए तो आर माइनस यल लेंगे, और ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आर प्लस यल हो जाएगा। तो Vt इज इक्वल टू -1 के क्यू अपान आर माइनस यल। विद्युत विभव एक अदिश राशि, हम जानते हैं कि वैद्युत विभवांतर जो होता है हमारा एक अदिश राशि है, अतः P बिंदु पर परिणामी विभव उक्त दोनों विभवों के बीजगणितीय योग से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा कुल विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। हमने V1 और V2 की वैल्यू रखी। हमको देख रहे हैं कि वहां 1/4πε0 के हमारा क्या है, कॉमन है। जैसे ही हमने कॉमन निकाला और Q भी दोनों में है, दोनों में हमारा उभयनिष्ठ है, Q/4πε0 हमने बाहर निकाल लिया, उभयनिष्ठ है। तो अब हमारा बच गया 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल। अब यहां ध्यान देंगे Q/4πε0 के, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तिरछी तिरछा गुणा होगा आपका। तो ये गुणा होने के बाद ये आर प्लस यल है, ये आपका आर प्लस यल हो गया, और यहाँ माइनस में जाने के बाद आर माइनस यल को आर प्लस यल हो जाएगा, प्लस आर से माइनस आर कट गया, यल और यल क्या हो जाएगा, 2यल हो जाएगा, और यहाँ आर माइनस यल और आर प्लस यल हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अतः V इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और ध्यान दीजिएगा Q इंटू 2यल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, वैद्युत आघूर्ण कहा जाता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2यल को, इसलिए Q इंटू 2यल के जगह हमने वैद्युत द्विध्रुव लिख दिया है P, ये आपका P हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम जानते हैं कि चूंकि R का मान यल के मुकाबले क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए आर स्क्वायर का मान यल स्क्वायर के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा यल क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारा एल हट जाएगा। तो अब फार्मूला आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर। अब हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ के जो है माध्यम की परावैद्युतांक है, और अगर यह वायु में रखा गया है, अगर विद्युत का जो टर्म है वो वायु में रखा गया है, तो उसका परावैद्युतांक के बराबर 1 हो जाएगा। तो इसलिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यह वैद्युत विभव है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न यह वैद्युत विभव है, किस स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति। माना कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमें बताना है कि हमारा परिणामी विभव कितना होता है, इस विभव का मान ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी पर द्विध्रुव हमारे पास है A और B, और इस द्विध्रुव के आवेश -q प्लस q है, और इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से P दूरी पर वैद्युत विभव हमें, यहीं पर वैद्युत विभव हमें यह ज्ञात करना है। माना कि द्विध्रुव का परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, दोनों आवेशों से बिंदु की दूरियां समान होंगी। अगर यह दूरी हमारी r है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यह दूरी यहाँ 90 डिग्री क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आधार आपका है यल और लंबा आपका हो गया r, तो कोण बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इधर से भी इधर से भी। प्लस q आवेश के लिए अगर आप ध्यान देंगे, आप जानते हैं अर्थात AP बराबर BP, पाइथागोरस प्रमेय से हमने AP बराबर BP निकाला, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, तो P बिंदु के कारण यानी प्लस Q, ध्यान दीजिएगा प्लस Q, तो प्लस Q के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0 के दूरी, वो जो R दूरी होती थी, तो हमारी दूरी AP है, इस टर्म के लिए AP नहीं है, PP है, तो PP हमारा हो गया अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे ही सेम V2 निकलेगा, लेकिन यह -q आवेश के कारण उत्पन्न विभव है, और -q आवेश के कारण उत्पन्न विभव है, इसलिए माइनस होगा। तो हम माइनस को यहाँ 9 से इंडिकेट करके डायरेक्ट यहाँ पर लाते हैं, तो ये माइनस आप लिख भी सकते हैं। तो ये V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के अंडर रूट में q अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। विद्युत पर परिणामी विभव, इस बिंदु P पर दोनों विभव काम करेंगे, -q आवेश के कारण भी और प्लस q आवेश के कारण भी, यानी दोनों का योग V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 का आपका मान ये है, और V2 के लिए आपका मान चूंकि -q आवेश के कारण है, इसलिए माइनस होगा, इससे यह यानी V बराबर आपका वैद्युत विभव यहाँ आ जाएगा 0। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन तीव्रता शून्य
नहीं होती। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने ज्ञात किया है। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, इसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस बात को समझिए, जैसे कोई भी एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आप अगर विभव लेते हैं तो वहां सम हो यानी बराबर हो, तो ऐसा इस नाम में ही आपके टर्म लग गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर किसी भी बिंदु पर उपस्थित सभी विभव क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव के लंबवत जो होती है, हमेशा वैद्युत बल रेखाएं चलती हैं, क्योंकि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, जो कि तभी संभव है जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, ताकि विद्युत क्षेत्र का कोई घटक यानी ई cos थीटा तक क्षेत्र के अनुदिश में न आए। और प्रत्येक अवशिष्ट चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आविष्ट जहां भी हमको जानकारी मिले वहां पर चालक का कोई भी पृष्ठ अगर हम ले लेते हैं तो वो समविभव पृष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा न हो तो अधिक विभव के बिंदु से कम विभव के बिंदु तक आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। तो इसलिए कोई भी आविष्ट जो होता है चालक का पृष्ठ वो समविभव पृष्ठ बन जाता है। अब गोलाकार अवशिष्ट चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी एक गोलाकार अवशिष्ट है, आविष्ट है आपका, तो कोई भी एक गोलाकार आविष्ट चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले गोलाकार टर्म के इस विषय को हम अच्छे से जानें। यहाँ जो नीचे चित्र दिया गया है, इस चित्र में एक धन आवेशित गोलाकार चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं एवं एक धनात्मक बिंदु आवेश की वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से, दो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी। इसमें क्या किया गया है कि एक में धन आवेशित गोलाकार चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया गया है, तो दूसरे वाले में एक धनात्मक बिंदु को दर्शाया गया है। यहाँ एक बिंदु पर आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, और यहाँ पर पूरे गोलाकार चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो ये दो रेखाओं को आपको दर्शाया गया है। यदि गोलाकार चालक की बल रेखाओं को पीछे बढ़ा दें, अगर वैद्युत बल रेखाओं के इन टर्म को अगर हम पीछे बढ़ा दें तो वे गोले के केंद्र पर मिल जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इन बल रेखाओं को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो गोले के केंद्र पर सब मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात इस उक्ति में दोनों बल रेखाओं की जो तुलना की जाए, यदि तुलना करें तो दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके चारों तरफ सरफेस पर भी हम एक गोलाकार पृष्ठ बना सकते हैं जो कि एक बिंदु आवेश, तो बिल्कुल देखिए ये दोनों के दोनों समान हो जाएंगे। तो एक गोलाकार पृष्ठ पर उक्त जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो, और एक बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो, दोनों के दोनों समान हो जाती हैं। इस प्रकार इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जो आपका निष्कर्ष निकलता है कि गोलाकार चालक को सतह पर उपस्थित आवेश वैसा ही व्यवहार करता है, किसी भी गोलाकार चालक पर उपस्थित कोई भी आवेश ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसे कि वह गोले के किस पर रखा हो, केंद्र पर रखा हो। अगर यानी गोले पर आप अगर आवेशित कोई भी आवेश रखा हुआ है तो वो ठीक ऐसे ही आपका व्यवहार करेगा जैसे कि लगेगा कि वो कहाँ रखा गया है, गोले के केंद्र पर रखा गया है। अतः हम गोलाकार चालक के समस्त आवेश को केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको गोलाकार चालक से संबंधित कोई भी प्रश्न देगा तो आप मान के चलेंगे कि उस गोलाकार चालक पर कहीं भी अगर आवेश रखा गया है तो वो कहाँ स्थित है, गोले के केंद्र पर स्थित है।
के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ, गोले के बाहर और गोले के अंदर, तीन स्थितियों में हम वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के लिए ज्ञात करेंगे। यदि गोले के पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू हो, गोले के पृष्ठ पर आवेश आपका प्लस क्यू हो और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो, और इस गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर हो तो उसकी सतह पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपन आर होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा आर अपन एप्सिलॉन K। अगर आप यहां ध्यान देंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट K, जहां सिग्मा क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसे हम पृष्ठ का घनत्व कहते हैं। यह पृष्ठ का घनत्व है। अब हमें ध्यान रखेंगे, यदि गोला हवा में रखा है, यदि जो गोला है वो हवा में रखा है तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K की वैल्यू हो जाती है 1, अगर यह हवा में रखा है तो K इज इक्वल टू 1 क्यू अपन आर या सिग्मा आर अपन एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये Q अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ये है गोले के पृष्ठ पर अगर कोई आवेश उपस्थित है तो उसके लिए वैद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वही अगर गोले के अंदर हो जाए तो, गोले के बाहर हो जाए तो, मान लीजिए गोले के बाहर एक बिंदु हमने पी लिया है गोले के पृष्ठ पर, तो ये था, मान लीजिए गोले के बाहर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि गोले के केंद्र से d दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर बाहर उत्पन्न वैद्युत विभव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपन D होगा, और E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपन D स्क्वायर होगा। यहां अगर हम पृष्ठ पर लेते हैं, इसलिए पृष्ठीय घनत्व सिग्मा R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिए हैं और Q अपन R स्क्वायर लिया गया है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां अगर हम बात करेंगे तो ये आपका Q अपन D होगा और Q अपन D स्क्वायर, दोनों वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बस इतने टर्म का अंतर हो जाएगा। और यदि चालक हवा में रखा रहेगा तो K का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो K का मान आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से K क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपन D हो जाएगा वैद्युत विभव। और ये किस स्थिति में है, यदि गोले के बाहर कोई आवेश रखा हुआ है तो। यही अगर गोले के अंदर हो गया तो, गोले के अंदर हो जाएगा तो भी वैद्युत विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपन R, जो सिग्मा R इंटू एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा टर्म के लिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटा दूरी होती है, चूंकि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि वो आवेशित गोलीय चालक के अंदर हो गया, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। लेकिन भी आपका वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R सिग्मा R अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू K से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव है गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ। आवेश के विस्तृत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई हमारे पास समतल चादर है और उसके निकट कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर समतल आवेशित है, एक ऐसा चादर हमने लिया है जिस पर समान आवेश फैला हुआ है और एक चादर की तरह है, तो उस पर एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करनी है। हमने इसका पृष्ठ घनत्व रो ले लिया है और ये हमारा पृष्ठ है। माना कि A क्षेत्रफल वाली कोई आवेश की विस्तृत समतल चादर है जिस पर Q आवेश है, अतः चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व रो बराबर Q अपन A होता है। यदि किसी बिंदु की पृष्ठ से, P की पृष्ठ से दूरी उसके विस्तार की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तो सिद्ध किया जा सकता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट K। यदि K वायु में रखा गया है तो K का मान 1 हो जाता है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर परावैद्युतांक है,
धनावेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ की दूरी की ओर होगी, अर्थात ऋणावेशित पृष्ठ के कारण उत्पन्न क्षेत्र की दृढ़ता पृष्ठ की ओर की होगी। तो इससे आपको यह हमारा टर्म है कि अगर कोई समतल आवेशित चादर है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका E इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कब? जब उसका परावैद्युतांक यानी वह पृष्ठ वायु में रखा हो तब, और अगर वह वायु में नहीं रखा है तो उसके साथ आप के लगाएंगे, और यह जो परावैद्युतांक के है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग मान होता है। अब अभी हमने अकेले की बात की, अब हम दो आविष्ट प्लेटों के बाद की बात करेंगे। अभी अकेले सिंगल प्लेट था, अब दो आविष्ट प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा हमें विभवांतर पता करना। अब हमारे पास प्लेट दो हो गए, तो हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, हमारा एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और हमारा एक बिंदु, हमारा जो P है या तो इन दोनों प्लेटों के बीच हो सकता है, नहीं तो बाहर हो सकता है। ये दो टर्म लिए गए हैं, ये हमारा प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है, ये भी आवेश Q है, ये भी आवेश Q है, यह E2 क्षेत्र में लगा हुआ है, इसका मतलब E क्षेत्र के टर्म की दिशा है, और यह E1 के लिए है क्योंकि पॉजिटिव से लेकर के वो नेगेटिव तक जाएगा। इनके बीच का टर्म D और वोल्टेज भी दिया गया है। माना कि दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q दोनों प्लेटों के क्षेत्र A तथा अतः हमने कह दिया कि यह दोनों जो हमारे प्लेट हैं उन पर आवेश Q है और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है, अतः प्रत्येक पृष्ठ पर आवेश का घनत्व रो बराबर Q अपॉन A हम जानते हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी उनके विस्तार की तुलना में नगण्य है, यानी प्लेट इतने बड़े हैं कि उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम हो जाती है, तो उनके बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगी, और E1 बराबर क्या हो जाएगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और E2 बराबर भी हो जाएगा रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब E1 और E2 प्लेट जो है हमारे बीच के टर्म के लिए है, तो ऋणात्मक प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, इसका मतलब रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के और रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्यों? क्योंकि अगर हम आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यह 2 रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आएगा। अगर ये जो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के है, यदि के प्लेटों के मध्य स्थित परावैद्युतांक है और प्लेटों के मध्य अगर परावैद्युतांक वायु है तो के का मान 1 हो जाता है, तो E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि किसी भी प्लेट के मध्यों के बीच, हमने मान लिया कि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो और उनके बीच की दूरी D हो, हमने मान लिया कि इनके बीच का विभवांतर V हो और इनके बीच की दूरी D हो, तो E बराबर होता है V अपॉन D। इस हिसाब से समीकरण में E का मान अगर हम रखते हैं तो E की जगह V अपॉन D रखेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और अगर K का मान जो है अगर वायु में रखा गया है तो K का मान 1 हो जाता है, तो V नॉट बराबर रो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका मेन फार्मूला यहाँ है, हमने जो वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर हमें निकालना था तब। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेटों के बीच में अगर आपका बिंदु है तो, नहीं तो प्लेटों के बाहर हो सकता है। तो अगर प्लेटों के बाहर हो जाएगा, तो अगर आप प्लेटों के बाहर जब हम बिंदु लेंगे P को, तो प्लेटों के बाहर यदि उनके विस्तार की कोई बिंदु P लें तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में लिया गया तो ये आपका मान आएगा, और अगर हम बाहर ले रहे हैं तो हमारा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और चूंकि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो अगर हम सदिश का मान रखेंगे तो E2 जो है हमारी दिशा, इसके हिसाब से E2 की दिशा देखिए भिन्न है, वह पॉजिटिव की तरफ जा रही है, दोनों की दिशाएं अलग हैं, तो एक हमारा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो गया, तो E बराबर E1 प्लस E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के और E2 की वैल्यू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के से रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के कट जाएगा, इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। और अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात मात्रा में समान परंतु विपरीत आवेशों के आविष्ट के समांतर प्लेट उनके बीच
बाहर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका मतलब अगर कोई आपके पास दो समान आवेशित प्लेट के चादर हैं तो उनके बाहर अगर कभी भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे तो वह हमेशा शून्य आएगी और विभवांतर भी शून्य आएगा। आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र विभव, किसी भी आवेशित चालक का जो वैद्युत क्षेत्र विभव है उसके विषय में हम बात करते हैं। आवेशित चालक के अंदर अगर कोई चालक आवेशित है तो आवेशित चालक के अंदर विद्युत विभव हर जगह समान होता है। कोई चालक है और अगर उसके अंदर अगर हमें विभवांतर ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, तो वह विभव हर जगह समान होता है तथा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी जो भी आवेशित चालक होगा अगर उसके आवेश की अगर हम बात करेंगे तो उसका जितना भी संपूर्ण आवेश होगा वो उसके बाहरी पृष्ठ पर होगा। खोखले बंद चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। कोई अगर खोखला बंद चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र सभी जगह क्या होगा, शून्य होगा तथा चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना चालक के अंदर वाली सतह पर होता है। अगर कोई खोखला आपके पास बंद अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई चालक है, तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा, जीरो होगा और चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होगा जितना चालक के अंदर वाली सतह पर होगा। आवेशित चालक के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के समीप किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपान एप्सिलॉन नॉट के से निकालेंगे, जहां यह रो जो है पृष्ठ घनत्व है किसी भी वैद्युत क्षेत्र का। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है तो उसका संतुलन कैसे बनाएंगे। यदि कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर दो बल कार्य करेंगे, पहला बल गुरुत्वीय बल कार्य करेगा और दूसरा वैद्युत बल कार्य करेगा। गुरुत्वीय बल F बराबर mg होता है और गुरुत्वीय बल F बराबर QE होता है। तो यदि उक्त दोनों बल परिणाम में बराबर हो तो दोनों के दिशाओं पर आवेश की अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत बल बराबर गुरुत्वीय बल, तो वैद्युत बल बराबर अगर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा E is equal to E into Q is equal to M into G। QE is equal to M upon G। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर भी दूरी D हो तो E बराबर mg अपान, अब इस टर्म के लिए यहां हम जानते हैं E बराबर V अपान D, तो E के जगह हम क्या रख दिए हैं, E के जगह हमने रख दिया है V अपान D इज इक्वल टू mg। यह आपका रिलेशन निकल करके चला आया किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण अगर संतुलन की अवस्था में हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देख रहे हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रिकल हम बात कर रहे हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र यहां लगा हुआ है और इस पर एक आवेशित टर्म रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है, तो क्या यह कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करेगा। क्या अर्थ है कि किसी भी पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ है उससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स वह फ्लक्स होता है जो कि उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को निर्गत करेगा। इसका मतलब आपके पास अगर यह पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से जितने भी वैद्युत बल रेखाओं गुजर रही हैं उनकी जो संख्या होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, और अगर हम बात करें तो यह पृष्ठ जो है अगर हम एकांक कर लें तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स का घनत्व कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे समझिए कि मान के चलिए आपका कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो सारी की सारी उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली
संबद्ध वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और अगर वह उनका क्षेत्रफल एकांक हो तो वही बल रेखाएं जो होती हैं पृष्ठ घनत्व को यानी फ्लक्स घनत्व को या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। यदि कोई पृष्ठ असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए उसे अनेक अल्पांशों में बांटकर उनसे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स के मानों को जोड़ करके कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। यानी अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो उन सारे संख्याओं का बीजगणितीय योग निकाल करके भी हम टोटल मान निकाल लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, हम यहाँ फाई से दिखा रहे हैं, फाई इज इक्वल टू लिमिट डीएस, डीएस यह जो है अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है और रिप्रेजेंट टू द डी फाई, डी फाई इज इक्वल टू हमारा होता है ई डीएस, यानी फाई इज इक्वल टू आपका यह निश्चित समाकलन टोटल सरफेस का ई डीएस। यहां उपयुक्त समाकलन जो है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये समाकलन का निशान है और यह समाकलन का निशान सर्कल में है। इसका मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है को वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर ई का पृष्ठ समाकलन कहते हैं। यह समाकलन यह बताता है कि क्षेत्रफल यस, जो क्षेत्रफल यस है जिसका हम अल्पांश क्षेत्रफल डी लिए हैं, क्षेत्रफल यस पृष्ठ को डीएस के सूक्ष्म पृष्ठों में क्या कर दिया गया है, विभाजित किया गया है और अदिश राशि ई डीएस की गणना प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए करके उनका योग कर लिया जाता है, जो कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात किया जाता है। मिला जुला के यह कहना है कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पता है और आपको क्षेत्रफल पता है, अल्पांश क्षेत्रफल पता है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का समाकलन अगर आप समाकलित कर देते हैं तो आपको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा की। हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डीएस, तो यहाँ ये जो है डी अवकलित को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यानी ई का मात्रक और डीएस का मात्रक, ई का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम, एफ बाई क्यू होता है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यह निकल करके सामने आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का इनवर्स। और वैद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक अगर हम उस अनदर टर्म में निकालें तो वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है इंटू मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट इंटू मीटर यानी वोल्टा मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, या तो हम न्यूटन मीटर कूलम का इनवर्स कर दें, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर इनवर्स, नहीं तो वोल्ट इंटू मीटर कर सकते हैं। और फाई का विमीय सूत्र, इसका मतलब ई की विमा सूत्र और यस का विमीय सूत्र, ई का विमीय सूत्र आप निकालेंगे तो एम एल टी अपॉन टी पर एफ का हो गया और ये आपका टर्म टी क्यू के लिए हो गया और ये आपका डीएस का विमीय सूत्र है। जब समाकलित करेंगे तो एम एल पर 3 और टी पर -3 और ए पर इनवर्स, ये आपका निकल करके आएगा फाई का विमा। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस के प्रमेय में वैद्युत क्षेत्र के कारण, गॉस का जो प्रमेय है, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच का संबंध प्रकट करती है। इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, कोई हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है स्थित और वो एक बंद पृष्ठ है, उससे निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, इससे निर्गत जितने भी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, वह पृष्ठ में जितना आवेश है उसके परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 गुना वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। हम यहां पढ़ते हैं फाई ई, ध्यान दीजिएगा ये स्मॉल ई है, फाई ई इज इक्वल टू हम जानते हैं ईए, और यहाँ परिबद्ध कुल आवेश के लिए समाकलन का चिन्ह लिया गया है और ऐसे सर्कल बनाया गया है। इसका मतलब टोटल परिबद्ध टोटल कुल आवेश के टर्म की हम बात कर रहे हैं, उस किसी वैद्युत क्षेत्र में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण पूरे टर्म का
निकाला जा रहा है। अब हम इसकी उपपत्ति करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, उपपत्ति के लिए प्रूफ देते हैं। चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है। आपके पास एक चित्र है और इसमें एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है, ये जिसका क्षेत्रफल a है और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, a है। इसका पूरा एरिया, इस पूरे पृष्ठ का एरिया जो है आपका a रखा गया है। तो यह पूरे पृष्ठ का एरिया a है। अब इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु O पर, ध्यान दीजिएगा, इस पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ में एक बिंदु O है। इस बंद पृष्ठ में एक बिंदु हमने O माना है और इस O बिंदु पर, इसी बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q रखा है। इसी बिंदु आवेश पर एक आवेश प्लस Q रखा है। ध्यान दीजिए, यह हमारा एक बंद आवेश है, एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल a है। कोई पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसका टोटल क्षेत्रफल a है और उसमें किसी बिंदु बंद आवेश, जो बंद पृष्ठ है इसके किसी बिंदु O पर आवेश प्लस Q रखा गया है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब यह है कि जो यह प्लस Q आवेश है यह बंद वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, प्लस Q। इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसी पृष्ठ पर एक बहुत छोटा क्षेत्रफल, ये बड़े से पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है dA। डी का सेंस यहाँ डिफरेंशिएशन से है, यानी बहुत छोटा क्षेत्रफल जब लिया जाता है तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, लिया गया है एक छोटा सा क्षेत्रफल। ये जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है इसकी एरिया कितनी है, dA है। इस टोटल बड़े से एरिया में से छोटा सा एक एरिया क्षेत्रफल लिया गया है, वो हमारा dA है। इस लिया गया है, इस बिंदु P और O से दूरी स्मॉल r है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इस O से इस बिंदु P पर जो पृष्ठ का टर्म है, इस पर जो दूरी है वो r लिया गया है। इस लघु क्षेत्रफल dA को इस प्रकार खींचे गए अभिलंब Pn की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर dA के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r² होगी। यह हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। अब जरा इस पृष्ठ के टर्म को समझिए। मान के चलिए हमारा एक पृष्ठ था, इस पृष्ठ की एरिया जो है A है, इस पर हमारा एक बिंदु हमने O लिया है जिस पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश है। और यहाँ पर एक हमने इसी पृष्ठ पर हमने एक बिंदु P लिया है और इस बिंदु P पर एक क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, एरिया ले लिया। अब इस बिंदु पर यह जो एरिया, इस बिंदु से इस पर जो टर्म जाएगा वैद्युत फ्लक्स के लिए, यह इस पे घन कोण बनाएगा और उसी को हमने उस घन कोण को डी ओमेगा से यहाँ प्रदर्शित किया है। और इसी एरिया से गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स का मान है उसे ही हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। उसी से हमारा यह संबंध आ जाएगा गॉसियन पृष्ठ के लिए। तो E बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। E की जो दिशा होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो O से P की ओर होगी, O से P की तरफ होगी। केवल dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के लिए अगर हम बात करें सिर्फ इतने से कितना वैद्युत फ्लक्स का मान जा रहा है, तो हमारा d फाई E बराबर EA हो जाएगा। और अगर आप वेक्टर का निशान हटाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि d फाई E EA cos थीटा हो जाएगा। चूंकि एरिया हमारा छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए हमारा यह dA है, यह आपका dA है, बहुत छोटा एरिया है। और जैसे ही एरिया का वेक्टर टर्म हम हटाएंगे तो वेक्टर टर्म हटाते ही हमारा cos थीटा बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही चेंज होता है कि यहाँ EA के साथ वेक्टर टर्म लगे हुए हैं और जैसे ही वेक्टर हटाएंगे हमारा cos थीटा का एंगल हो जाएगा और वो आपका यहाँ से वेक्टर के टर्म में थीटा एंगल बना रहा है। तो फाई बराबर E तथा dA के बीच का कोण है। यहाँ जो थीटा है वह E तथा dA, हमारा जो क्षेत्र E है और dA इसके बीच का कोण है। अब समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो ये समीकरण 1 जो आपका टर्म आया है उससे हम समीकरण 2 में d फाई E की जगह मान रख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो E है ये समीकरण 1 मान लीजिए आप,
तो इस समीकरण 1 का मान अगर हम इसमें रखेंगे, ये जो आपका समीकरण 2 आया है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ देखिए ई के जगह आप क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां आपका ई है वहां आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपने कर लिया। यही डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्षेत्रफल डीए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित क्या है, घन कोण है, और इसी घन कोण को हमने डी ओमेगा माना है। इसी घन कोण की बात हो रही है कि यह डी ओमेगा है। इसका मतलब डी फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ई बराबर हो जाएगा, ये टोटल टर्म आपका डी ओमेगा बन गया, घन कोण बन गया। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो गया। अच्छा, किसी भी संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए से अभिलंबवत निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा, अब इसके लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे। जब आप संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का टर्म लेंगे तो समाकलित जैसे ही करेंगे डी फाई ई को, तो यह फाई बाहर हो जाएगा समाकलन में, क्योंकि 1 का समाकलन उसी टर्म का सेंस निकल करके चला आएगा। तो ये डी फाई ई का समाकलन हुआ है तो फाई ई हो गया। अच्छा, कि यहाँ क्यू अपान एप्सिलॉन एम के टर्म को हम लेकर के चले तो यहाँ से ही देख लीजिए डी फाई ई बराबर, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन में ई डी ए, और ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। और अब जब ये ओमेगा है तो यह जो समाकलित ओमेगा दिख रहा है आपका, ये पूरा संपूर्ण कोण, तो ये संपूर्ण कोण आपको गोले की तरह दिख रहा होगा। और गोले पर अंतरित कोण के लिए अगर हम मान बात करते हैं तो यह कितने स्टेरेडियन का मान आता है, 4 पाई स्टेरेडियन का मान आता है। तो डी ओमेगा के जगह आप वैल्यू रखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या 1 अपान एप्सिलॉन नॉट अपान क्यू। तो ये आपका आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा गॉस का प्रमेय है। प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन, हमने मान लिया कि यह हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है, माना कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू वायु या निर्वात में बिंदु ओ पर रखा हुआ है, एक गॉसियन पृष्ठ के बिंदु ओ पर रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इससे इस प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है। इस बिंदु से गुजरता हुआ क्यू को परिबद्ध किए हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ को क्या किया गया है, खींचा गया है, ताकि यह जो पृष्ठ है इसको परिबद्ध करता हुआ हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हमारे पास इसके चारों तरफ खींचा गया है। तो ये गॉसियन पृष्ठ है जो गोलीय है, खींचा गया है इस बिंदु को ताकि यह इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ जाए। तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है। इस बिंदु Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता O से P की दिशा में पृष्ठ के लंबवत होगी। अतः P के परितः किसी पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल dA का क्षेत्रफल सदिश dA भी E दिशा में ही हो जाएगा, और इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान, यह संपूर्ण समाकलन जो दिखाया जाता है यह समाकलन का निशान है, और यह संपूर्ण पृष्ठ का सिंबल डी फाई ई यानी डी फाई ई को हम लिख सकते हैं ई डी ए, और ई डी ए में से आपका समाकलित होकर के डीए आएगा, और डीए हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि हमारा यह गोला है और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यह हो गया आपका डी समाकलन का पूरा हमारा पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय से जानते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ दो चीजें देख रहे हैं, यहाँ समीकरण 1 है और हमारा ये समीकरण 2 है। तो यहाँ फाई ई के जगह हमने लिखा है ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आपका नीचे हो जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट हमने इधर कर दिया।
यही बिंदु Q आवेश के कारण इससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जिसकी दिशा आवेश से दूरी होगी। अब हम इसी की बात करें कि अगर इसी आवेश पर एक और परीक्षण आवेश हमारा Q नाट रखा हो, तब इस बिंदु से एक परीक्षण धनावेश Q नाट रखें तो Q नाट पर आरोपित जो बल हो जाएगा, तो वो देखिए एक आवेश आपका यहां हो गया, ये दूसरा आवेश यहां हो गया, उसके बीच की दूरी यह हो गई, तो F बराबर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस समय हम वैद्युत बल के लिए निकालेंगे तो आरोपित बल F बराबर Q नॉट E होता है, और यहाँ Q0 ही इसके साथ E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया E के जगह, तो हमारा वैल्यू निकल करके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और देखिए ये कूलाम के नियम की पुष्टि कर रहा है, क्योंकि कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि हमारा कूलाम पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। और हमने वहां K का मान रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट पदार्थ की विद्युतशीलता है, वहां विद्युतशीलता को लिया गया है। तो यही फार्मूला हम लोगों ने कूलाम के नियम के लिए पढ़ा था, और यहां पर भी वही फार्मूला आया है, बस परीक्षण आवेश की जगह आपका Q0 लिया गया है। यही कूलाम का नियम है जो कि गॉस के प्रमेय से क्या किया गया है, व्युत्पन्न किया गया है, यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। देखिए यहाँ गॉस का प्रमेय लगाया गया है, गॉस का प्रमेय का उपयोग करके हम लोगों ने कूलाम के नियम की पुष्टि की है। स्थिर विद्युतिकी में कूलाम के नियम तथा गॉस का नियम परस्पर क्या है, तुल्य है, यानी इनकी तुलना की जा सकती है। और ये दो भौतिक नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम है जिसे विभिन्न रूपों में क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया।